अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। कल से एक ही सवाल ज़बान ज़द आम है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रिहा होने जा रहे हैं। तो इस ज़मीन में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई से मुतल्लिक केसेस में बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत ये उम्मीद जाहिर कर रही है कि बानी तहरीक इंसाफ जल्द रिहा हो जाएंगे। क्या बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के रास्ते में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं रही? कैद की तवील रात खत्म होने वाली है, लेकिन क्या अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी, मजीद सूबों की बात और 27वीं आईनी तरमीम, सियासी जमातों की तशवीश और ये तमाम जो हालात आप देख रहे हैं ये किस जानिब इशारा कर रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है। इसी मौजू से हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। पैनल में मेरे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। हमें सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ईसा राना साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि शहर अक़ायद कराची से सायरा बानो सियासी रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहूँगी सलमान आबिद साहब आपसे किया जाए। आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि मौजूदा हालात देखते हुए कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट क़याम पा रही है? कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं? अगरचे ये उनकी बहुत बड़ी कानूनी कामयाबी है, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि बानी पीटीआई की सियासी और कानूनी मुश्किलात ख़त्म होने जा रही हैं या ख़त्म हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी आने वाले दिनों में अभी उनके ऊपर और बहुत से मुकदमात हैं। 43 के करीब तो मुकदमात ऐसे हैं जहां उन्हें ज़मानतें दरकार होंगी, और फिर अलकादरिया ट्रस्ट का जो मुकदमा है वो भी आपके सामने मौजूद है। तो और ये काफ़ी टाइम मांग रहा है, यानी इतनी जल्दी नहीं होने वाला जो कुछ ये समझा जा रहा है। और जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो अगले हफ्तों के अंदर रिहा होने वाले हैं, मुझे लगता है कि बानी पीटीआई की सियासी मुश्किलात में अभी और कानूनी मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा होने वाला है। आज आपने देख लिया कि एक वाक़या जो कल और आज हुआ है, यानी अलीमा खान के दोनों बेटे हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर इल्ज़ाम यह है कि वो 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस थे, और वो दोनों के एक का तो रिमांड दे दिया गया है और दूसरे की तस्दीक हो गई है कि वो भी पुलिस कस्टडी में है। तो ये इसलिए लगता है ऐसे है कि अभी पीटीआई के लिए वो रास्ता नहीं सामने आ रहा जो शायद पीटीआई समझने की कोशिश कर रही है। अच्छा। अलबत्ता जो आपने कहा ना मफाहमत की बातें, वो मफाहमत की बातें हैं, वो बुनियादी तौर पर एजेंडा है 27वीं तरमीम का। अच्छा। और 27वीं तरमीम पर जिस तरह से हुकूमत के अंदर बैठे हुए आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या एक मुखालिफ नुक्ता नज़र वो रखते हैं, उसके हवाले से भी जो है ना वो ख़ास तौर पे जो 18th अमेंडमेंट के अंदर अमेंडमेंट होनी है, NFC अवार्ड की तकसीम होनी है और मिनरल जो हैं उनके ऊपर वो गुफ्तगू होनी है, और फिर ये जो ख़ास तौर पे मालियाती और इंतज़ामी इख्तियारात सूबों को हासिल हैं उस बारे में बात हो रही है। तो वहाँ पीपल्स पार्टी और PMLN का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है। अच्छा। अगर वहाँ पर PMLN और पीपल्स पार्टी ज़रा एक डिफरेंट व्यू के साथ खड़ी होती हैं, या ये कि वो 27वीं तरमीम में रुकावट पैदा करने की कोशिश करती हैं, तो वहाँ फिर PTI के लिए बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और PTI को रिलीफ भी मिल सकता है और पीटीआई के लिए कुछ आसानियां भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है जितना बहुत से लोग ये समझ रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पसे पर्दा गुफ्तगू तो चल रही है बानी पीटीआई के साथ और इस्टेब्लिशमेंट की। आपने देखा ये जो ख़ास तौर पे आज़म सवाती को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर नामजद किया गया है। आज़म सवाती वही है ना जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और बानी पीटीआई के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करते थे। फिर अभी हमने देखा है कि जिस तरह से बानी पीटीआई ने एक U-turn लिया है कि जी बाई इलेक्शन के अंदर तो हमने हिस्सा लेना है, अलबत्ता ये जो अपोजिशन लीडर की पोजीशंस हैं जब तक कि अदालती फैसला नहीं आता हम उस वक्त तक जो है इस पोजीशन खाली रखेंगे। हालांकि महमूद खान अचकज़ई को उन्होंने कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया था, लेकिन अब उसमें फैसले में तब्दीली की गई है। तो ये सारी सूरत हाल जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, यानी जो हुकूमती अलायंस है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रुकावट, जिसे कहते हैं खिचड़ी पकड़ी है, वो खुश नहीं है इस मौजूदा सूरत हाल से। और अगर वो खुश नहीं है तो उसके अंदर जो दरारें पड़ रही हैं उसका फ़ायदा फिर पीटीआई को तो होगा। अच्छा, आपको पता है सलमान आबिद साहब, आपने काफ़ी सारी इस तरह की बातें कर दी हैं जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन लैप्स कहीं हो सकता है बानी तहरीक इंसाफ और पार्टी रहनुमाओं के दरमियान, क्योंकि लाइन कोई और उनको दी जाती है, अमल वो कोई और कर रहे होते हैं। खैर, मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या बानी तहरीक इंसाफ रिहा होते नज़र आ रहे हैं। मैं अब चाहती हूँ कि ईसा राना साहब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है बानी तहरीक इंसाफ कब तक रिहा हो जाएंगे? मगर अगर हम देखें सलमान सफ्तर की गुफ्तगू तो वो तो यही कहते हैं बस एक आध और पेशी की बात है, चंद एक मुकदमात बाकी रह गए हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर? क्या आपको नजर आ रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ बहुत जल्द रिहा हो रहे हैं? है वो जो कहते हैं ना कि ओखे पेंडे ते लम्मिया ने रामा इश्क दिया, ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं।
एक दोस्त को हमारे के ख्वाब आया है कि उन्होंने अपने मुलाजिम को बुला के कहा कि ये मैंने 2 करोड़ का चेक दिया, मैंने ख्वाब में देखा है, तूने मेरी बड़ी खिदमत की। उन्होंने चेक लेके देखा, उसने कहता है इस पर दस्तखत कर देंगे, जो अगला ख्वाब आएगा तो फिर दस्तखत भी कर देंगे। तो ऐसी जमानतों का क्या फायदा है जिसपे दस्तखत ही ना हो। भाई ये इमरान खान को जब तक डिटेन रखेंगे, जब तक इमरान खान को मुकम्मल तौर पर तोड़ नहीं देते ये, और ये इतनी छोटी लड़ाई नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। ये बेचारे मासूम अदलिया के बस का रोग नहीं है, एडा वजन नहीं चुक सकते साड़ी अदलिया ना। तो अगर आप समझें कि ये जमानतें होने से इमरान खान बाहर आ जाएगा, तो बात ये है कि ये जमानतें एक मखसूस हालात के तहत हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि आपने केस के मेरिट पे बहस नहीं करनी कि केस सही लिएगा या नहीं। उन्होंने तो इसमें लिया कि इस तरह के केसेस में जमानत हो सकती है या नहीं, माजी में होती रही है तो इधर भी हो गई। लेकिन इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, और जो हालात मुझे लग रहे हैं वो अब मजीद आगे जाके खराब होने जा रहे हैं। जिस तरह हलीमा खानम के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा लग रहा है कि हम कोई एक मैसेज दे रहे हैं कि 0 टॉलरेंस है इमरान खान और उनकी फैमिली के लिए। और ये कोई लड़ाई ना कोई जमहूरियत की लड़ाई है, ना आइन की लड़ाई है, ना बाकी ये जो अब सलमान आबिद लतीफ़े सुनाता रहता है कि जी ये रेजिस्ट करने का सोच रहे हैं जरदारी, और ये 6 पीदी शोरबा, इन्होंने रेजिस्ट करना है। बेगर्स कैनॉट बी चूजर, ये बेगर्स हैं, इनको तो भीख में ये वजारतें और सदारतें और हुकूमतें मिली है, इन्होंने रेजिस्ट करना है। इनकी के हो सकती है एक मुकदमा वापस आ गया ना जो अदालतों ने खत्म किए हैं, तेनों लग पता जाएगा। ये तो 2 मुकदमात की मार है, मुकदमात खत्म करने के। ये कहते हैं हमने रियासत बचाई, इन्होंने अपनी जायदादें बचाई हैं, अपने पैसे बचाए हैं, अपने मुकदमात अपने जो है ना वो बचाए, और कुछ नहीं किया। ये क्या रेजिस्ट करेंगे? 6 पीदी शोरबा। नहीं इसार राना साहब, आप माजी के हालात भूल गए हैं। अगर आप मौजूदा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं तो ये मुकदमात तो बानी तहरीक इंसाफ पर भी बने हैं। अगर आने वाले मुस्तकबिल में कभी दोबारा मौका मिला तो फिर देखेंगे क्या सूरत हाल इसी तरह होती है या बिल्कुल कुछ बदल सी जाती है। आज सुन ले मेरी, सर मैं आपकी जानिब आऊंगी, इमरान खान ने नहीं बनाए। सर मैं आपकी जानिब आऊंगी, नवाज शरीफ ने जरदारी साहब पे बनाया, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब पे बनाया। इसार राना साहब ने कोई मुकदमा बनाया किसी। शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं ताकि वो अपना पॉइंट दे दें। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे ये बता दें कि इसार राना साहब जिस जानिब इशारा कर रहे हैं कि ये 2 बड़ों की लड़ाई है, एक तो इस पर आपकी क्या राय है, दूसरा ये बताइएगा कि पस पर्दा क्या चल रहा है सूबों के ऊपर भी तो कहीं हमें इत्तेफाक होता नजर नहीं आ रहा। आखिर ये हमें ये तमाम बातें किस तरफ लेकर जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीज़े। केड़ी 2 बंदों की लड़ाई, 2 बड़ों की लड़ाई, 2 बड़े एक जैसे नहीं हैं, बहुत डिफरेंस है। लेकिन बहुत खूबसूरत स्टार्ट किया है सार भाई ने, मज़ा आ गया। उन्होंने फरमाया कि औखे पैंडे इश्क दे, कमाल फिक्रा था। लेकिन इसार भाई वो फिक्रा भूल गए हैं। रामा भी कुछ औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू भी मरन दा शौक भी सी। इंज नहीं हैगा, ये इंज हैगा। सवाल ये है कि आपने जो सवाल किया है कि इमरान खान की जमानत हो रही है या नहीं हो रही, पीटीआई के लिए ये एक ताज़ा हवा का खुशगवार झोंका जो है, हाँ यहाँ तक ठीक है, वो ज़रूर आया है। 9 मई से मुतल्लक 8 केसों में उनकी जमानतें जो है वो हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखते जाएं कि दूसरी तरफ हालात जो है वो पार्टी के वो बाइसे इत्मीनान नहीं है। अब सवाल सिर्फ ये है कि इस्लामाबाद की अदालत ने अब सबसे जितनी मर्जी जमानतें करा लो यार, अल-कादर ट्रस्ट में इमरान खान की अपील है, 14 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है, वो तीसरे ग्रुप में आती है। अच्छा, तीसरे ग्रुप का मतलब क्या है? मतलब तीसरे ग्रुप का ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 279 फौजदारी अपीलें ज़ेर इल्तवा है, 63 अपीलें सजाए मौत, 73 उम्र कैद, 88 अपीलें जिनमें इमरान खान बुशरा की यानी 14 साल और 7 साल वाली कैद है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही वाज़ह कर चुकी है और कह चुकी है कि आइंदा साल समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी, यानी इस साल गलती गुंजाइश निश्ता। और आखिरी 2-3 लाइनें हैं मुनीज़े सलीम, सिर्फ मुनीज़े मोइन, सिर्फ अर्ज ये है, इस मुल्क में 2 बड़ी बातें, ये जेल, ये 2 बराबर के बंदे लड़ाई, ये कोई लड़ाई शड़ाई नहीं है, बातें सिर्फ 2 हैं। एक, इस मुल्क में दहशत गर्दी खत्म होनी है, और दूसरी सोशल मीडिया।
इसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। एक इंतहाई, मैं कल की बात आपको बता दूं, एक पॉडकास्ट देख रहा था रिशाद भट्टी साहब का, इंतहाई सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है, वो कहते हैं जमान पाक में जनाब एचएसएन के बच्चे पढ़ते हैं और वहां तलीम कोई नहीं है, शरीफ खानदान ने तलीम पर तवज्जो नहीं दी। और यार मैंने अपनी आंखों से एचएसएन कॉलेज में हसन और हुसैन को पढ़ते देखा, मैं वहां नहीं पढ़ा हुआ, क्रिकेट खेलने जाता था, वहां पर दोनों बच्चे पढ़ते थे, लंदन से बैरिस्टर बन के आए। जो जिसका दिल करता है ना मुनीज़े वो कह देता है। मैं कह दूंगा सायरा कभी पंजाब असेंबली की रुकन बनी नहीं, कौमी असेंबली में आई नहीं, नेशनल असेंबली में आई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसके मुतल्लक जो मर्जी पॉडकास्ट कर लो कोई नहीं पूछ सकता। इस तरह मुल्क चलते हैं। मैंने तो नहीं पता भट्ट साहब किस तरह चलते हैं, लेकिन आपके जो अल्फाज हैं वो सुनने के बाद सायरा जी के एक रंग आ रहा है चेहरे पे, एक रंग जा रहा है। सायरा जी बताएं तो सही क्या हुआ? देख, अस्सलाम वालेकुम। क्या कुछ भी कह लो, कोई क्या कहा पॉडकास्ट किया और कुछ भी कह लो, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखे ना, इतने बड़े बड़े सहाफी वो क्या कहते हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब का नाम लेके कितनी बड़ी बड़ी खबरें दे देते हैं और अभी तक ना उन पे कोई पीका एक्ट लगा, ना कोई उनको पूछने वाला है और बहस ही दूसरी तरफ मुड़ गई है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही है, पूछना चाहिए और जो गलत खबर देता है उस पर पीका एक्ट भी लगना चाहिए और तमाम चीजें भी होनी चाहिए। तो सभी शेर पढ़ रहे हैं तो वो कहते हैं ना कि की होया, कुछ नहीं होया, की होवेगा, कुछ ना कुछ होता रहता है, की हो सकता है, तो वो हो नहीं जाता, करना पैदा है। तो ये सारी जो गुफ्तगू चल रही है, अगर आप सवाल की बात करें तो सवाल तो बहुत सारे हैं। एक तरफ सवाल ये पैदा होता है कि एक जानिब हम देखते हैं कि जमानत मंजूर हो रही है, दूसरी तरफ आप देखें कि उनकी बहन के बेटों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये रिलीफ है या फिर ये रिलीफ नहीं है? देखिए, जमानत तो मैंने कल भी कहा था, कान मरोड़ने के लिए कुछ जमानतें हो गई और वो तो इतना ज्यादा केसेस हैं कि ये 3-4 जमानतों से क्या फर्क पड़ेगा। और जैसे कि अभी एहसार राना साहब ने बात की, सलमान आबिद साहब ने बात की, भट्ट साहब ने बात की कि ये जो फिर अभी 27वीं तरमीम का है, ये जो सूबों का मसला है, और एहसार राना साहब ने क्या पिद्दी का शोरबा। भाई जरदारी साहब का दिमाग बहुत चलता है। आप केनाल इश्यूज पे देख लें कि वो जो तहरीक, मुजाहमती तहरीक थी, वो चलाई हमने थी, लेकिन किस तरीके से उन्होंने, वो कहते ना कि बुकला को बीच में फेंका इस तहरीक में, और किस तरीके से वो मामला ठंडा किया और जो सिंध की आवाम का गमो गुस्सा है वो राइट लेफ्ट कर दिया। तो वो कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि इनके पास सिंध कार्ड ही है खेलने के लिए। अगर सूबों की बात होती है, अगर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबे की बात करते हैं तो साथ ही फिर यहाँ पर हैदराबाद और कराची सूबे की बात आती है, तो फिर वो यहाँ पर किस तरह बात करेंगे। और बाकी ये कि सियासतदान है। अब आप देखें कि इस रिजीम चेंज में किस इन्होंने, वो कहते ना कि कमाल खूबसूरती से सारा मलबा एक डाल दिया। पता तो आपको और हमें था कि 77 साल से पसे पर्दा क्या हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ खुल के सामने आ गया। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी के ताल्लुक है तो अब आप देखें कि वो बिल्कुल लाताल्लुक है, ना वो कोई आके किसी बयान की तरदीद होती है, ना तस्दीक होती है, कुछ भी नहीं होता। बस अल्लाह पाक रहम करे या अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाए कि ये खुदा जाने कहाँ ये मामला जाके रुकेगा। और जहाँ पर अलीमा खान साहब के बेटों की गिरफ्तारी का मामला है, उसमें मुझे अपोजिशन से ज्यादा खुद तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस नजर आते हैं। ये मेरा अपना मेरा नुक्ता नजर है, मैं कोई वो वैसे नहीं वो कर रही थी। शेर अफजल बरबत साहब का बयान देख लें, किस तरीके से उन्होंने अलीमा खान पे मतलब बात वो करते रहते हैं और गोलाबारी करते रहते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि अभी वो बैरिस्टर गौहर के साथ उनकी फुटेजेस भी आई, घूम भी रहे हैं, और उन्होंने निशानदेही भी की कि जहां हसन न्याजी था उसके पीछे ये इनके बेटे भी वहां पर थे। और खुदा जाने कि पहले जिस तरीके से बुशरा बीबी बाहर आई और उन्होंने सारे एहतजाज को लीड करने का सोचा, और फिर किस तरीके से वो वापस पाबंदे सलासल हैं और अब अलीमा खान साहिबा की इनकी आंखों में खटक रही हैं। और फिर अचकजई साहब का मामला भी है। तो मुझे इसमें वो कहते हैं ना कि जब पीछे मुड़ के देखें तो वो कहते हैं ना कमीगाह की तरफ, तो मुझे यही लोग नजर आते हैं। बाकी हाँ, मुझे अपने ही दोस्त नजर आए।
ठीक है सायरा जी, लेकिन बहुत से सवाल जहाँ जन्म ले रहे हैं वहाँ ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार करने के लिए क्या 27 माह बाद का जो वक्त है वो मुआवन था? इससे पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? खैर अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद मौजू काफ़ी तवील है और हमें 27वीं आईनी तरमीम, NFC अवार्ड और उसके अलावा PTI के ज़िमनी इलेक्शन पर भी बात करनी है। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जो फैसला कल आया, जिसमें कि बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला, मैं चाहती हूँ इसार राना साहब ज़रा आप इस बात की वजाहत कर दें कि क्या ये रिलीफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार पैदा कर रहा है या पैदा कर सकता है? आपको क्या लगता है? जो फैसला करती हैं मुनीर, वो रिलीफ नहीं होता, वो या इंसाफ करती हैं और फैसले देती हैं। रिलीफ तो ये होता है कि एक शख्स तकलीफ में है और हम उसे आउट ऑफ द वे कोई मदद करके रिलीफ दे दें। ये तो अदालतों ने तो फैसले करने, इंसाफ करने। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर फैसले फूक होते हैं, तो हमें लगता है ये रिलीफ है या तकलीफ है। लेकिन ये कोई दरार पैदा करने वाली चीज ही नहीं है। आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि इस केस का फैसला ये हुआ है कि इस तरह के जो पहले केसेस थे जिसमें किसी शख्स पे ये इल्जाम होता है कि उसने ये प्लानिंग की, उसकी ऐसे केसेस में जमानत होती है या नहीं, माजी में होती रही। ठीक है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया गया। लेकिन इसार राना साहब, अब ये फैसला हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान क्या किरदार अदा कर रहा है, जरा इसकी वजाहत कर दें। ये हुकूमत जो है ये एक मतलब इनमें कोई दरार नहीं पड़ सकती। दरार वहां पड़ती है जब बराबरी की सतह पे कोई बात हो, या बराबरी की सतह का कोई बात नहीं है। अब आप मेरे इसके बाद मेरे प्यारे भाई शहजाद भट्ट की तरफ चले जाएंगे, जिसके जिम्मे के उसने मेरी हर बात की तरदीद करनी है, किसी बात में वो मेरे साथ नहीं कर। शेर वो गलत पढ़ते, लेकिन उसने पढ़ना है कि मैंने अपने बड़े भाई के शेर जुदो दुरुस्त करने। लेकिन असल चीज यही है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत और इसमें कोई दरार नहीं पड़ सकती। हुकूमत इस पोजीशन में ही नहीं है। आप उनके नायब वजीर आजम का जुमला सुने कि जी 27वीं तरमीम फिलहाल भूल जाए, अभी तो हमने 26वीं हजम नहीं की। तो भाई जब अगर कोई चीज ऐसी है जो हजम करने वाली नहीं है तो क्यों कर रहे हो? इसलिए कि यू हैव नो चॉइस अदर देन कि आप ये कहें कि हाँ जी बिल्कुल ठीक, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि कोई दरार शरार पड़ेगी या कुछ ऐसा होगा। और ये बदलिया को भी पता है, जिन्होंने फैसला दिया उन्हें भी पता है कि इससे इमरान खान को कोई फायदा नहीं होना। अच्छा। कोई फायदा नहीं, इखलाकी फायदा भी कोई नहीं होना। अगर वो ये इसके केस के मेरिट को डिस्कस करते कि ये केस असल है भी कि नहीं, जायज है भी नहीं, और उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन देते कि ये केस ही नहीं है, फिर बात थी। उन्होंने तो बस इतनी बात की है कि ऐसे केसेस में जमानत हो सकती है। इमरान को भी मिल गई। आप 500 केस एक बंदे के ऊपर हो, उसमें 499 के ऊपर जमानत दे दें, एक में उसे डिटेन रखें, तो बात तो एक ही है। आप 100 जमानतें दे दें, इमरान खान जो जिस केस से बरी हो सकता है उसका उन्होंने कहा जी जनवरी में जाके होगा। और मेरा छोटा भाई शहजाद कह रहा था जी 79 केसेस हैं अभी ऐसे पड़े हुए। तो ये नवाज शरीफ के केसेस क्यों अर्ली निकाल के और फौरन सुन लिए गए? इसहाक डार के केसेस क्यों अर्ली निकाल के सुन लिए गए? हुदैबिया पेपर मिल के क्यों सुन लिए गए? अजीजिया के क्यों सुन लिए गए? ये प्रायोरिटीज होती हैं। जब सिस्टम में इमरान की गुंजाइश बनेगी तो ये सारा बदल जाएगा। सबसे पहले इमरान को होगा, उसे घर आधी रात को बता दिया जाएगा कि जनाब आपका बायोमेट्रिक करने आ रहे हैं, आप प्लीज रहमत कर लें, अंगूठा लगा लें। तो ये छोड़ दें, ये सिस्टम कितना मजबूत है ये आपको बता। अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि एज यू सो सो शैल यू रीप। तो मुझे तो राना सनाउल्लाह के ऊपर बनाया हुआ वो मुकद्दमा याद आ जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं सलमान आबिद साहब की तरफ गुफ्तगू ले आऊँ। सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं कि अगर 26वीं आईनी तरमीम हजम नहीं हो रही तो फिर 27वीं की बाज़गश्त क्यों सुनाई दे रही है? और क्या मजबूरी है हुकूमत की कि वो 26 को लेकर बैठे हुए हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मंजरनामा होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं जो हमें दिखाई जा रही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पसे पर्दा चल रही होती हैं। आपको याद होगा जब 26वीं तरमीम आई थी उस वक्त भी कहा गया था कि कोई तरमीम नहीं आ रही। हुकूमती वज़रा जो हैं वो तो बाकायदा कह चुके थे, हमें तो पता ही नहीं चला आखिर तक कि कोई 26वीं तरमीम लाई गई है। इवन वज़ीर कानून ने कहा मैंने तो ड्राफ्ट तक नहीं देखा। तो 27वीं तरमीम जब आएगी इसी तरह से हुकूमत की हालत होगी। हुकूमत को पता भी नहीं चलेगा कि 27वीं तरमीम कहाँ से आई है और कैसे आई है। और जिस कानूनी मजबूरियों के तहत और जिस सियासी मजबूरियों के तहत आपने 26वीं तरमीम पास की है, उसी तरीके से आपको 27वीं तरमीम भी हजम करनी पड़ जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो असल में मसला जो काफ़ी अरसे से, कई सालों से पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है वो 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम में सूबों और वफाक के दरमियान जो तनाज़ा है, कोई नया तनाज़ा तो नहीं हुआ जो आज पैदा हो गया है।
और अब जो नए सूबों की जो बहस पाकिस्तान में शुरू हुई है और इस नए सूबों की बुनियाद के ऊपर जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, वो जाहिर करती है कि ऐसे लगता है कि जैसे नए सूबों की बहस दिखाकर मकसद वही 18वीं तरमीम वाला है, उसी के अंदर अमेंडमेंट करके वफाक अपने आप को मजबूत करना चाहता है और वफाक अपने वसाइल के ऊपर, जिसमें मैंने NFC की बात की है, उसके अंदर वो मालियाती तकसीम का जो मामला है उसका वो फार्मूला अपने हक में करना चाहता है। तो ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत के पास ऑप्शन कोई नहीं होंगे। जैसे जिस तरह से कड़वी गोली उन्होंने 26वीं खाई है, उसी तरीके से 27वीं की कड़वी गोली भी उनको हजम करनी पड़ेगी, लेकिन ये बात आगे चलेगी और इससे ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। मुझे सायरा जी की तरफ जाना है। सायरा जी, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि इसहाक डार का स्टेटमेंट आप सुन लें 26वीं तरमीम के हवाले से, फिर 27वीं की बात समझ आ रही है, क्या ये एक पेज पर है हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट? एक ऐसी बताती हूँ, आपने राना सनाउल्लाह साहब का कहा था, उसकी मैंने भी उनके हक में असेंबली में उस वक्त हुकूमत में होते हुए हम लोगों ने कहा था, ये तो मुकदमे हर दौर में इस किस्म के बनते रहते हैं जी। फिर जो 26वीं तरमीम में उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, हमने तो बिलावल जरदारी को रातों को जागते हुए देखा है, हमने तो मौलाना के घर को, वो कहते ना कि एक बिल्कुल वो पता नहीं हर कोई वहाँ पर रात में पहुँच जाता था और दिन में पहुँच जाता था, और उनके अल्फाज से बिलावल साहब के कि ब्रूट मेजॉरिटी के साथ हम इसको 26वीं तरमीम को करेंगे तो 27वीं भी करें। अब जब वो कहते हैं ना कि एक सिलसिला शुरू हो चुका है नीचे आने का, तो फिर कदम रुकते नहीं है। आप कभी ऐसे किसी फ्लाइट से आए तो भागते भागते चले जाएंगे, अब भागते भागते चले गए, अब 27वीं लेकर आए, 28वीं लेकर आए, 29वीं लेकर आए, क्या फर्क पड़ता है? 26वीं के बाद जो अदालतों का हाल हुआ और उसके बाद जो इस मुल्क में आइन और कानून आप देख रहे, बाकी ये चीजें ऐसे ही होती हैं। देखिए, जिस वक्त हुकूमत का नहीं हो रहा था, एक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान इनके कान मरोड़ने के लिए काफी था, फिर राव अनवार साहब का क्या कहते हैं नेशनल टीवी के ऊपर उनका बयान था कि किस तरीके से सिंध में करप्शन होती है, फिर ये जुड़ के बैठ गए। तो कोई ना कोई ऐसे कोई चीज होगी कि वापिस इनको बिठा दें, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये कौन से जीते हुए? सायरा जी, बात तो ये समझ नहीं आती कि ऑप्शन किसके पास होती है। हम अपनी ऑप्शंस और अपनी आसानी के लिए आइन में तरमीम कर देते हैं, मगर आइन के दिफा के लिए हम कब कुछ करेंगे, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। मैं चाहती हूँ कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप जरा ये बता दें, पहले हमें नजर आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में भी एक पेज पर नहीं थी और एक जानिब कहते थे कि हम ज़मीनी इलेक्शन में नहीं जाएंगे, हम टोटल बायकॉट करेंगे असेंबलीज का, लेकिन अब आप देखें स्टेटमेंट बदल चुकी है। शुक्रिया मुनीज़ा, बड़ा अहम सवाल है, इस वक्त हॉट इशू यही चल रहा है जो आप फरमा रही हैं। असल में महमूद अचकज़ई की अगर आप बात करें, कौमी असम्बली में अपोजिशन को उसको लीडर नामजद कर दिया गया है, ये वही महमूद अचकज़ई हैं जो मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ रहा है कि आसफ अली जरदारी के मुकाबले में सदर मुमलिकत का इलेक्शन लड़े थे। उस वक्त भी बंदा कोई नहीं था PTI के पास, कुर्बानी का बकरा महमूद अचकज़ई ही बने थे, सेक्रीफाइस महमूद अचकज़ई ने ही किया था, तब पता था कि शिकस्त होगी, लेकिन कहा कोई गल नहीं, हम लड़ेंगे इमरान खान के कहने पे। उस वक्त की इमरान के साथ इनकी है। आज इमरान अगर उसको ओबलाइज कर रहा है, अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद कर रहा है, तो PTI वाले क्यों शोर मचा रहे हैं? बकरा बना दिया यानी दोबारा से क्यों शोर? अब तो उसको ओबलाइज किया जा रहा है ना जी, उस वक्त बकरा बनाया था, सेक्रीफाइस किया था, अब PTI ले शोर में जा रहे हैं कि जी हमारे पास उससे अच्छा कैंडिडेट है। और यार, जब हलवा जो है वो अपना जो मीठा मीठा हप हप और जो कड़वा कड़वा वो थू थू, इस तरह नहीं होता। आप इमरान खान पर गौर करें मुनीसे, इमरान खान ने तमाम PTI के जो ओहदेदार हैं उनसे एक किस्म का लाताल्लुक किया है इसको सीट देकर, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आइंदा आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि यही टर्निंग पॉइंट होगा महमूद अचकज़ई। आखिरी 2 लाइनें, अब आप गौर करें, ज़िमनी इंतखाबात में हमने नहीं आना, कोई नहीं लड़ेगा, कोई टिकट नहीं देगी, सलमान बाबर साहब से पूछ ले, इस तरह की सारी बातें अखबारों टीवियों पे चलती रही। अब क्या है, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमाद अजहर लड़ेगा जी, शहजाद हुसैन भट्ट लड़ेगा, सलमान आबद वहां से लड़ेगा जी, ठीक है। ये क्या है? ये मुनाफिकत नहीं, ये यू टर्न नहीं तो क्या है? और मुझे आखिरी लाइन सिर्फ एक का मौका दे दीजिए। दुख हुआ, अफसोस हुआ, आपने जो बात की एक पेज पर सियासतदानों की, और यार फिर सियासतदानों की ये इज्जत है, सायरा बानो आप कह रही हैं तौबा तौबा तौबा। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि खित्ते में अगर कोई मुकद्दर बदलने की सलाहियत रखता है तो वो पाकिस्तान है। कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक। पाकिस्तान खित्ते का मुकद्दर बदलने जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान और उसमें सियासी और अस्करी क़यादत से जो अहम मुलाकातें हुई हैं, इस मौजूदा मंजरनामे में कितनी अहमियत की हामिल हैं। पाक चीन शराकतदारी और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर दोनों ममालिक मरबूत और मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील दे रहे हैं। दोनों ममालिक CPEC फ़ेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है, जबकि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम भी दोनों ममालिक की मुश्तरका हदफ है। दरपेश मसाइल में तजारत, दुनिया में बढ़ती हुई नई सफ़बंदियाँ और दहशत गर्दी, इलाकाई और आलमी इशूज़ पर पाक चीन हम आहंगी ना सिर्फ खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद करेगी, बल्कि मुस्तकबिल में दरपेश ख़तरात से निमटने के लिए भी राहें मुतय्यन करेगी। तो इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है साबिक सफारतकार माहिर आलमी उमूर जमील अहमद खान साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एक इंतहाई अहम दौरा हुआ है पाकिस्तान का चीन के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, और उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, ऑल्दो के काफ़ी सारे उमूर पर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं कि CPEC के एतबार से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक गेम चेंजर होगा, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए CPEC कितना अहम है और फ़ेज़ 2 का आगाज़ कब से हो जाएगा? यकीनन CPEC तो पाकिस्तान के लिए बहुत कलीदी है, और वो इसलिए भी है कि इसमें कनेक्टिविटी है, और वो इसलिए भी है कि इसमें सारे इकनॉमिक ग्रोथ के मज़मरात मौजूद हैं। अगर CPEC के तमाम खदोखाल को देखा जाए, CPEC को सिर्फ एक कम्युनिकेशन लाइन न समझा जाए। CPEC एक पूरा पैकेज है। उस पैकेज में ट्रेड है, इकनॉमिक्स है, पीपल टू पीपल रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन हैं, और उसके अलावा उसमें स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, और उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी और मामलात मुज़मर हैं, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म भी आ जाता है। इसी तरीके से ये हमारा 6th राउंड था स्ट्रेटेजिक डायलॉग का, और क्योंकि CPEC हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का चाइना के लिए, और हमारे लिए ये कलीदी इसलिए बन जाता है कि मुल्की एतबार से इसमें जब जैसे जैसे अनफोल्ड होना शुरू होगा, इसका पहला फेज जो कि लोगों की नज़र में इतना ज़्यादा नहीं आ सका क्योंकि रोड और रास्ते थे, दूसरा फेज जो अभी CPEC 2 हो, जिस पे कि प्राइम मिनिस्टर की अभी जाएंगे तो उसमें फाइनलाइज होंगी बातें मजीद, जिसमें कि इकनॉमिक जोन वगैरह और बाकी जो ट्रेड और जॉइंट वेंचर्स की मामलात है वो सारे, और इस वक्त बदलती दुनिया में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। जिस तरीके से ट्रेड टैरिफ के बारे में अमेरिका की पॉलिसियां तब्दील हुई हैं, ट्रंप टैरिफ के हवाले से जिस तरह खित्ते में बड़ी जो अहमियत के ममालिक हैं, अहमियत से एतबार उनकी आबादी के लिहाज से जैसे इंडिया है, तो वो उस किस्म के ममालिक पर इतना ज़्यादा ट्रेड लग गया है, और आने वाले दिनों में ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ दुनिया मूव हो रही है। वो कहते हैं ना कि ये सेंचुरी जो है, ये सदी, ये एशियंस की सदी है, और ये खुद ब खुद एक ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है। तो उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो CPEC वो एक प्रोजेक्ट है जो कि इसमें कलीदी तौर पर डिस्कस हुआ है। CPEC जो कि 6th राउंड जो कल ख़त्म हुआ है, परसों और कल, लेकिन उसके अलावा जो इसमें और मज़ीद भी हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। मिसाल के तौर पर डिफेंस की हमारी कोऑपरेशन, डिफेंस के बारे में हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज, ट्रेनिंग, ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन। आप ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन के जो हम JF थंडर तैयार कर रहे हैं चाइना और हम मिलके, वो अभी हम दूसरे मुल्कों को बेच रहे हैं। सूडान को ये अभी 2 दिन पहले हमने काफी सारी चीजें बेची हैं। तो हमारे लिए डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए एक बहुत अहमियत और कलीदी। जमील साहब, एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, तो फिर जो वेस्टर्न आइडिया था या जो वेस्टर्न प्रपोजल था IMEC का, क्या उसका चैप्टर क्लोज हो गया? नहीं, देखें, ये जब डिप्लोमेसी में और इस किस्म के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और डायलॉग में होता ये है कि ये कंसिस्टेंसी होती है। हम ऑल ऑफ अ सडन अपने तारें काट नहीं सकते। IMF से हमारे बहुत पुराने, मैं IMF नहीं कह रही सर, मैं IMF नहीं कह रही, मैं IMEC कह रही हूँ, जो CPEC के मुकाबले में एक वेस्टर्न प्रपोजल है। नहीं, वेस्टर्न कॉरिडोर तो अभी तो वो प्रपोजल ही है कागजों पर, ना उसकी फंडिंग है, ना उसकी अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन है। CPEC
तो दुनिया के तकरीबन 143 ममालिक BRI के मेंबर तो वैसे ही बन चुके हैं। वहाँ कोई ना कोई प्रोजेक्ट वैसे ही चल रहे हैं, वो तो शामिल हो चुके हैं। CPEC एक हकीकत है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसका फेज कंप्लीट हो चुका है पाकिस्तान में। अब उसके दूसरे बाकी जो फवाइद हैं और मजमरात हैं वो सामने आ रहे हैं, और वो लिंक है हमारे SCO से, वो लिंक है हमारी ECO से, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारी है। उसके चार्टर को आप देखें, हमारे स्ट्रेटेजिक डायलॉग को देखें आप, उसकी कनेक्टिविटी को उसके में जो कनेक्टिविटी की बात की गई है वो सारी की सारी चीजें, इसी तरह इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के में जितने ममालिक हैं वो एक धागे में परोए जा रहे हैं इन तमाम मामलात में। उनकी ट्रेड, उनकी इकोनॉमिक्स, उनकी बाकी जो एक्सचेंजेस हैं वो सारी बढ़ना शुरू हो रही हैं। तो इसलिए, और फिर जब ये सारे चीजें जब यकजा होती हैं, जिसमें ट्रेड, इकोनॉमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, रीजनल पीस, ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो फिर उसमें स्टेबिलिटी आती है। और ये कल के डायलॉग में भी बात हुई कि हम रीजनल स्टेबिलिटी की भी बात की गई, ग्लोबल मामलात पर बातचीत की गई कल जो खत्म हुई है स्ट्रेटेजिक डायलॉग उस लिहाज से। तो ये हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए इसको कहते हैं इंडिस्पेंसिबल, और कल इसका जिक्र भी आया कि ये इंडिस्पेंसिबल किस्म की हमारी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी है, जिसमें हमारी कम्युनिकेशन जो कि बाइलैटरल तौर पर, मल्टीलैटरल तौर पर, क्योंकि जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं, जो दोस्त ममालिक आपस में मिलते हैं, तो वो दुनिया के बाकी मामलात पर भी डिस्कस करते हैं, और उसका जिक्र आया कल के मामलात में। तो ये फुल स्पेक्ट्रम स्ट्रेटेजिक डायलॉग, बड़ी दूररस किस्म के ये इसमें मंसूबे बनते हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मगर ओवरऑल अगर मैं इसे किसी एक पॉइंट पर लाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अहम है CPEC को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए। जहाँ हम रीजनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ सलमान आबिद साहब आप मुझे बताएं कि हम मुल्क में इस वक्त फितनाल खवारिज से भी निमट रहे हैं, दूसरी तरफ हम फितनाल हिंदुस्तान से भी निमट रहे हैं, मगर अभी एक इंतहाई अहम मीटिंग होने जानी है इस्लामाबाद में, जिसमें कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस किस तरह से चल सकते हैं आगे, उस पर बात की जाएगी। लेकिन ऐसे में चाइना का क्या किरदार है अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को पुरअमन बनाने में? और बात तो वही है ना कि हम बात करेंगे पाकिस्तान सेंटर्ड, तो वो CPEC है। तो अब आप मुझे बताइए किस तरह मुमकिन होगा सलमान आबिद साहब। देखें, बात यह है कि अभी फाइनेंशियल टाइम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान की जो रीजनल सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान एक कलीदी फरीक के तौर पर सामने आया है, और उसमें फील्ड मार्शल की बहुत तारीफ की गई है। और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा बालादस्त होगा, और पाकिस्तान को उसमें से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आपने चाइना की बात की है, आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में काफ़ी बदएतमादी पाई जाती थी। हम ये समझ रहे थे कि अफगानिस्तान का सारा जोर जो है वो भारत की तरफ है, और भारत अफगानिस्तान को अपनी प्रॉक्सी के तौर पे भी इस्तेमाल करता है। अब चाइना ने आकर उसमें एक लीडिंग रोल लिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को मौसर बनाना, उसमें बेहतरी पैदा करना, उसमें जो बदएतमादी का माहौल है उसको कम करना और ख़त्म करने की तरफ चाइना तवज्जो दे रहा है। सायरा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने भी सारे हालात विटनेस किए हैं, आप भी जानती हैं कि 16 दिन से बलूचिस्तान में भी इंटरनेट की फैसिलिटी जो थी वो मुअत्तल थी, और जिसकी बुनियाद पर 90% ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें रोका जा सका कामयाबी के साथ। दूसरा, आप अगर ऊपर KP की सूरत हाल देखें तो वहाँ पर ये इसी अगस्त के महीने में तकरीबन 50 जो फितनाल खवारिज के कार्रवाइयाँ कर रहे थे हमारे सूबे में, हमारे इस मुल्क में, उनको भी जहन्नुम वासिल किया गया। तो टेररिस्ट के खिलाफ जो पाकिस्तान का स्टैंस है वो तो वाज़ेह है। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में कामयाबी से अपने तमाम मंसूबे मुकम्मल करेगा रीजनल डेवलपमेंट के एतबार से? वैसे पाकिस्तानी तो वो कहते हैं कि हर वक्त हमारी दुआ रहती है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हर मुहाज पे कामयाबी अता करे। और वो कहते हैं कि मुल्क में ये जो वो कहते हैं कि अंदरूनी खाना जंगी, और ज़ाहिर है ये खबरें जब हम लोग सुनते हैं, हमारी फोर्सेस के जवान जामे शहादत नोश करते हैं, आम शहरी, और किस तरीके से आप बलूचिस्तान में देखें तो मासूम शहरियों को यरगमाल बना के या उनकी ब्रेन वॉश करके इस किस्म की वो करते हैं। तो ज़ाहिर उसके लिए तो मैंने पहले भी कहा था कि इस चीज़ के लिए तो ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। फिर अभी ये जो रीजनल उसकी गुफ्तगू हुई है, आप कह रहे थे मतलब ज़ाहिर है इतनी एक्सपर्ट तो
नहीं हूँ मैं। चाइना से आपने कहा कि बात हुई, या अफगानिस्तान जिस तरह सलमान आबिद साहब ने बोला कि अपनी जमीन, तो क्या मतलब ये जो 4 जो मुल्क हैं ये बैठ के कोई चीज डिसाइड नहीं कर सकते? अभी आपने देखा कि जो ईरान जंग भी थी उसमें भी जो वहां पर सारे जो धमाके हुए और जो उनकी मुखबरी या जासूसी या कुछ भी कर ले, उसमें भारतीय शहरी भी मुलविस थे, उसमें अफगान शहरी भी मुलविस थे। तो ये सारी चीजें बैठ के ये हल करने वाली है, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस तरीके से वो आए और बातें हुई। तो अभी आप जिस तरह कह रहे हैं कि हमारी सारी जो ये डिफेंस की तरफ भी होगी, तो मैं कहती हूँ कि चाइना के साथ मिलके जिस तरीके से हमारी जो कहते हैं कि इस पट्टी को थ्रेट है, जिसमें भारत भी है, आपने हालिया बारिशें वहां पर भी देखी, आपने श्रीलंका में भी देखी, आपने बांग्लादेश में भी देखी, और जो पाकिस्तान का, मैं कहती हूँ कि इन तमाम चीजों के साथ हमें क्लाइमेट चेंज को भी वो कहते हैं कि उस पेज पे रखना चाहिए, उस टेबल के ऊपर रखना चाहिए। बट साहब आप मुझे बता दें, जहाँ हम चीन के किरदार की बात कर रहे हैं, वहाँ आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चीन कोई कलीदी किरदार अदा कर पाएगा कि यहाँ पर अमन के एतबार से ये दोनों ममालिक एक साथ आगे बढ़ें? मुनीसे, सबसे पहले आपको ये गौर करना होगा कि अफ़गानिस्तान जुग्राफियाई तौर पर पाकिस्तान और वस्त एशिया के दरमियान एक लिंक है। अच्छा, अब ये जो लिंक है, 20 मई को ये बात बीजिंग में हुई थी, जहाँ पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना ने बैठकर ये मुज़ाकरात किए थे कि यहाँ से सी पैक को लेकर हमने आगे जाना है। अब अगर वहाँ जाना है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की मुलाकात भी हो गई है, सारी बातें मैं देख रहा हूँ। लेकिन 6 लाइनों में अगर बात को सम अप करूँ तो सिर्फ ये है कि हमने हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ बड़े भाई का किरदार अदा किया है, हमने कभी तनहा नहीं छोड़ा उनको। लेकिन और इस वक्त जो मौजूदा तालिबान की हुकूमत है, हम उसको भी तस्लीम करने को तैयार है, तस्लीम कर चुके हैं, उनके साथ शोल्डर देने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि अफगानिस्तान हुकूमत को सबसे पहले एक फैसला करना है कि उससे तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मजीद ब्रिगेड, ये सारी कुव्वतों को कंट्रोल किसने करना है? अफगानिस्तान ने कर रहा है। अगर हमारे साथ दोस्ती रखनी है और हमारे मुल्क पर दहशतगर्दी होती रही तो हम बर्दाश्त करेंगे? और खुदा की कसम, अगर इस तरह मामला ये बेल मंडेर ना चढ़ी, पाकिस्तान ने फैसला किया है तरक्की करने का और फील्ड मार्शल ने, हुकूमत ने फैसला कर चुके हैं, अगर ये बेल इस तरह मंडेर ना चढ़ी तो खुदा न खास्ता वो वक्त भी आ सकता है जब पाकिस्तान काबल के ऊपर चढ़ाई कर सकता है। अल्लाह न करे ऐसा वक्त कभी आए। लेकिन ये नहीं है कि आप बैठ के सुलह सफाई कब चाइना कराते। भाई चाइना का रोल तो सिर्फ एक इन्वेस्टर का है, मीडिएटर का है, और क्या चाइना कर सकता है? बात तो अफगानिस्तान को खुद करनी है कि वो इनको कंट्रोल करे। अगर कंट्रोल हो गए तो फिर दोस्ती चलेगी, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। मुनीज़े, बहुत अच्छी बात की है शहजाद भट्ट साहब आपने, आपका बहुत शुक्रिया। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सारा जहान आबिद का भी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दहशतगर्दी को लेकर तो वाज़ेह है कि कोई भी मुल्क अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मनसूबा बनाएगा तो पाकिस्तान का उसके ऊपर जो एजेंडा है वो है ज़ीरो टॉलरेंस, उसका जवाब दिया जाएगा और उस किस्से को सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाएगा। जहाँ तक रही बात कि पाकिस्तान एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, तो मैं बात वही दोबारा रीइंस्टेट करूंगी जो जमील अहमद खान साहब ने की थी कि ये सदी एशिया की सदी है और आने वाला वक्त पाकिस्तान का है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।